इसरो लगातार भारत की शक्ति को बढ़ाते जा रहा है। जैसा युद्ध में इंडियन आर्मी की भूमिका है, ठीक वैसे ही इसरो ने अपनी भूमिका को शो किया है। इस वीडियो में हम समझेंगे कि कैसे इसरो की महत्वपूर्ण भूमिका है भारत के डिफेंस में और अटैक सिस्टम में। हम बात करेंगे कि कैसे इसकी शुरुआत हुई, इसकी क्या जरूरत है, प्रेजेंट टाइम में क्या चल रहा है और फ्यूचर में हमें क्या क्या चैलेंजेस देखने को मिलेंगे। बेसिकली हम बात करेंगे इसरो की काउंटर स्पेस एबिलिटी की। इसरो की शुरुआत हुई थी 1960 के दौर में, जहाँ पर विक्रम साराभाई, जिन्हें की इसरो का जनक कहा जाता है, उन्होंने इसकी शुरुआत करी थी। 26 जुलाई 1919 कारगिल युद्ध, ये वो समय था जहां पर पाकिस्तान ने कारगिल की महत्वपूर्ण चोटियों पर कब्जा कर लिया था। पाकिस्तान ने भारत की स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर कब्जा कर लिया। उस समय भारत को जीपीएस की जरूरत थी। इसके लिए भारत यूएस के पास जाता है, पर यूएसए ने यहाँ पर जीपीएस के उन लोकेशन का एक्सेस देने से मना कर दिया, क्योंकि यूएसए उस समय इनडायरेक्टली पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा था। हालांकि जैसे तैसे हमारे जवानों ने वीरता से युद्ध करके उस युद्ध को जीत लिया और उस दिन को हम विजय दिवस की तरह सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन इसमें हमें काफी ज्यादा प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा। अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी होती तो हम काफी आसानी से युद्ध को जीत सकते थे। ये वो समय था जहां पर हमने सीखा कि कैसे हमें अपनी टेक्नोलॉजी की जरूरत है। हम दूसरे पर डिपेंड नहीं कर सकते, हमें अपनी क्षमताओं का विकास करना होगा, आत्मनिर्भर होना होगा। और अब ये वो समय आ चुका है जब हमारे पास अपनी खुद की नेविगेशन सैटेलाइट है। यही नहीं, युद्ध के बाद जब एक कमेटी बनाई गई कि आखिर ये इस युद्ध में हमें क्या क्या चीजें देखने को मिली, तो उससे कुछ पॉइंट निकल कर आए कि कैसे जीपीएस का ना होना और इंटेलिजेंट फेलियर की। जब पाकिस्तान की सेना उस चोटी पे कब्जा कर चुकी थी, उसके बाद हमें पता चला था कि कब्जा हो चुका है। अब बॉर्डर में हर एक जगह पर अपने सैनिकों को तैनात नहीं कर सकते। इसके लिए आपको टेक्नोलॉजी का यूज करना चाहिए। आपके पास सैटेलाइट इमेजेस होनी चाहिए, जिसमें आप लगातार अगर वहां पे बदलाव हो रहा है तो आप पहले ही वहां पे डिटेक्ट कर पाओगे कि यहाँ पे कुछ चल रहा है। यही नहीं, KRC यानी कारगिल रिव्यू कमेटी, जो कि 1999 के समय बनाई गई थी, उसमें यह भी पॉइंट कहा गया कि कैसे हमें अपनी तीनों आर्मी यानी कि वायुसेना, थल सेना और जल सेना का एक साथ यूज करते हुए आना चाहिए। उन्हें हम एक साथ कोऑर्डिनेट कर पाए। और तो और ये भी कहा गया है कि जो हमारे ऑपरेशनल बेसिस हैं वो पुराने टाइम के हैं, यानी कि जब अंग्रेज ऑपरेट करते थे ठीक उसी समय के। अब इस कमेटी के गठन के बाद जो रिव्यू निकल कर आए, जो पॉइंट निकल कर आए, उन्होंने कुछ बात को एक्सेप्ट किया गया और कुछ चेंजेस करे गए, लेकिन कुछ चीजों को इग्नोर कर दिया गया। फिर कुछ साल बीतते हैं और फिर 10 साल बाद यानी 2011 को फिर से इनमें रिव्यू किया जाता है। फिर आते हैं शिव शंकर मेनन, जो कि उस समय देश के NSA थे, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। उन्होंने बताया कि कैसे उन्हें एक टास्क फोर्स की गठन करना चाहिए जो कि कारगिल रिव्यू कम्युनिटी को वापस से रिव्यू करे। उसमें जो पॉइंट रह गए हैं हमें उन पर भी विचार करने चाहिए। इसके बाद नरेश चंद टास्क फोर्स का गठन किया गया, जहां पर उन्होंने ये बात क्लियर कर दी कि हमें अब स्पेस कमांड की जरूरत है। दुनिया में टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। हम बात करें रशिया की या फिर हम बात करें नासा की या फिर अमेरिका की, सबके पास अपनी एक स्पेस कमांड है। तो भारत को भी एक स्पेस कमांड की जरूरत है। और यहाँ पर एक और बात करी गई कि कैसे टेक्नोलॉजी लगातार बढ़ती जा रही है, तो हमें एक और कमांड यानी साइबर कमांड की जरूरत है, जहां पर हमारे हैकर्स हो जो टेक्नोलॉजी को अच्छे से जानते हो। लेकिन क्योंकि उस समय मनमोहन सिंह जी की सरकार थी और तुम समझ सकते हो कि काम कैसे हुआ होगा, उस समय की सरकार को ज्यादा एक्शन लेते हुए नजर नहीं आई। फिर इसके बाद आ जाता है 2018 का समय, जहां पर पीएम नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं और वह इस चीज पर ध्यान देते हैं, जहां पर पीएम नरेंद्र मोदी जी ने स्पेस कमांड और साइबर कमांड दोनों की मंजूरी दे दी और अब हमारे देश में दोनों ही कमांड मौजूद है। पर सवाल ये कि आखिर एक स्पेस कमांड करती क्या है। ये कुछ पॉइंट्स है जहां पर हम स्पेस कमांड का काफी ज्यादा यूज करते हैं। मिसाइल डेवलपमेंट यानी कि मिसाइल टेक्नोलॉजी। अब जिस तरीके से हम दुश्मन की मिसाइल को टैकल करते हैं या फिर अटैक करते हैं, ये स्पेस कमांड के अंदर रिसर्च सेक्टर में आता है, जहां पर इसरो इस पर रिसर्च करता है DRDO के साथ मिलकर। फिर DRDO इसकी डेवलपमेंट करता है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग करता है। दूसरा पॉइंट है लोकेशन स्ट्रेटेजी और ऑपरेशनल कैपेबिलिटी को इनहेंस करना। कहीं जैसे कि युद्ध के सिनारियो है या फिर ऑपरेशन की स्थिति है, तो हमें अगर लोकेशन की ज्यादा जानकारी होगी सैटेलाइट के थ्रू, तो किस तरीके से हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना है, हम इसकी स्ट्रेटेजी तैयार कर सकते हैं और इसमें इसरो और सैटेलाइट हमारी हेल्प करता है। थर्ड है सर्विलेंस कैपेबिलिटी, यानी कि दुश्मन की स्थिति क्या है, सिनारियो किस तरीके के चल रहे हैं, हमारा सारा सर्विलेंस हमारे पास होना चाहिए। बॉर्डर में क्या कुछ चल रहा है, दुश्मन सैनिक क्या कर रहे हैं, ये सारा सर्विलेंस हमारे पास होना चाहिए। और फोर्थ काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है कमांड एंड कंट्रोल, जो कि ऊपर के तीनों पॉइंट पर अपनी नजर बनाए रखती है, इन सारी चीजों को कंट्रोल करती है, कह सकते हैं इन सारी चीजों को मैनेज करती है। एंड फिफ्थ पॉइंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है काउंटर स्पेस एनिमी एसेट्स एंड सैटेलाइट। अब जैसे कि टेक्नोलॉजी आपके पास है, आपकी अपनी सैटेलाइट है, ठीक वैसे ही आपके एनिमी के पास भी अपनी टेक्नोलॉजी है, उसकी खुद की सैटेलाइट है। और युद्ध के सिनारियो आप नहीं चाहते हो कि उसे आपकी इंफॉर्मेशन के बारे में पता चले, तो आपके पास ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि आप स्पेस में उसकी सैटेलाइट, उसके एसेट को नष्ट कर सको। जैसे कि हमारे पास इसरो है, हमारी स्पेस एजेंसी है, ठीक वैसे ही चाइना के पास भी है और पाकिस्तान के पास भी है, तो इनकी भी अपनी खुद की सैटेलाइट है। इनके पास भी हमारी इंफॉर्मेशन इजीली एक्सेस कर सकते हैं ये लोग, जो कि युद्ध के सिनारियो में हम बिल्कुल भी नहीं चाहते। तो इन्हें टैकल करने के लिए हमारे पास ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए। 2007 के समय में चाइना ने ये कैपेबिलिटी हासिल कर ली थी, जहां पर वह दुश्मन के सैटेलाइट को मारकर गिरा सकते थे। इस पूरी प्रोसेस को एंटी सैटेलाइट मिशन ASAT कहा जाता है। ये कैपेबिलिटी भारत के पास नहीं थी। उस समय के
प्रधानमंत्री और सरकार को ये कहा जा रहा था कि ये कैपेबिलिटी हमारे पास होनी चाहिए, पर तुम्हें पता है कि सरकार क्या थी तो उसने क्या काम किया था। फिर इसके बाद आता है 2018 का समय, जहां पर पीएम मोदी स्पेस कमांड के साथ इस कैपेबिलिटी यानी इस शक्ति के ऊपर भी फोकस करते हैं और 2018-19 के समय में ऑपरेशन शक्ति को अंजाम दिया गया, जहां पर भारत के पास भी ये कैपेबिलिटी आ गई कि हम भी दुश्मन की सैटेलाइट को निस्तानाबूद कर सकते हैं। देखो, इन सारे सिनेरियो में तुम ये बात समझ चुके होगे कि कैसे पहले स्पेस जरूरी था मौसम की जानकारी के लिए और जो प्रकृति परिवर्तन हो रहे हैं उनकी जानकारी के लिए। भूकंप तो नहीं आने वाला, भूकंप आ गया या फिर चक्रवात आ रहा है, ज्यादा बारिश कहाँ पे होगी, कम बारिश कब होगी, मानसून कहाँ पे आएगा, कैसे आएगा, ये सब की जानकारी के लिए बनाया गया था शुरुआत में। लेकिन अब किस तरीके से वॉर की तरह स्पेस का यूज किया जा रहा है। हम बात करें इसरो या स्पेस सेक्टर की, तो अब यहाँ पर इसे कई तरीके से यूज किया जा रहा है, जैसे कि सिविलियन पर्पस जैसे कि मौसम की जानकारी, कमर्शियल पर्पस जैसे कि स्पेस टूरिज्म या फिर सैटेलाइट को भेजकर पैसे कमाना, जो सारी इंटरटेनमेंट सैटेलाइट होती हैं या फिर नेटवर्क सैटेलाइट उनको स्पेस में भेजकर पैसे कमाना, और थर्ड पर्पस है मिलिट्री पर्पस। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि कैसे स्पेस का यूज डिफेंस पर्पस या फिर अटैक पर्पस के लिए किया जा रहा है। 2018 जहां पर पीएम मोदी ने हामी भरती की कैसे हमें स्पेस कमांड बनाने की जरूरत है। इस समय दो एजेंसी का गठन किया जाता है, एक होती है बेंगलुरु में, एक होती है न्यू दिल्ली में। बेंगलुरु में होती है डिफेंस स्पेस एजेंसी का गठन, जहां पे बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर होता है, वहीं न्यू दिल्ली में होता है डिफेंस साइबर एजेंसी का गठन। पर सवाल यह है कि आखिर डिफेंस स्पेस एजेंसी में काम क्या किया जाता है। तो डिफेंस स्पेस एजेंसी में हमारी जो तीनों कमांड है यानी कि थल सेना, जल सेना, वायु सेना, इसे स्पेस टेक्नोलॉजी के साथ आपस में कंबाइंड करके ये साथ में वर्क करते हैं। ये एजेंसी इस बात पे फोकस करती है कि कैसे हमारे सैनिकों को किस तरीके के स्पेस वेपन की जरूरत है, टेक्नोलॉजी अभी वर्तमान में क्या मौजूद है, दुश्मन के पास किस तरीके का वेपन है, उसका काउंटर किस तरीके से किया जाना चाहिए, इन सारी चीजों का ध्यान ये एजेंसी रखती है। पर चलो ठीक है, तुम्हें पता चल गया कि तुम्हें किस तरीके की टेक्नोलॉजी की जरूरत है, पर टेक्नोलॉजी आखिर बनाएगा कौन, पर ये सब काम कौन करेगा। इसके लिए एक अलग एजेंसी बनाई गई जो कि है डिफेंस स्पेस रिसर्च एजेंसी। इस एजेंसी में साइंटिस्ट मौजूद होते हैं जो कि रिसर्च का वर्क करते हैं, यानी DSA यहाँ पर वो सारी चीजें बताएगा कि उन्हें क्या क्या चीजों की जरूरत है, और DSRA जो कि रिसर्च करेगा। बेसिकली इसमें तुम्हें इसरो के साइंटिस्ट देखने को मिलेंगे जिनका काम है रिसर्च करना। यही नहीं गाइस, जो कारगिल एग्जाम इन रिव्यू कमेटी बनी थी उसने एक और सुझाव दिया था कि कैसे हमें जरूरत है कि हमारे बॉर्डर में आखिर चल क्या रहा है, वहाँ की पोजीशन क्या है दुश्मनों की और हमारी खुद की, और इसके लिए हमें एक एग्जामिन कमेटी होनी चाहिए जो कि लगातार इन सारी चीजों पर नजर रखे। अब इस काम को करने के लिए DIPSC का गठन किया गया जिसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली, जिसका फुल फॉर्म है डिफेंस इमेज प्रोसेसिंग एनालिटिक्स सेंटर। इसका काम है कि बॉर्डर में जो सारे चेंजेस हो रहे हैं, दुश्मन की क्या पोजीशन है, हमारी क्या पोजीशन है, कहीं दुश्मन वहां पे कैंप तो नहीं बना रहा, इन सारी चीजों का ऑब्जर्व करने का काम इसका है। चलो ठीक है, तुम्हें इमेज चाहिए, पर इमेज तुम लोगे कि कैसे, तुम लोगे सैटेलाइट से, और सैटेलाइट को भी कंट्रोल करने की जरूरत है कि तुम्हें कहां पे फोकस करना है और कहां नहीं। इसके लिए एक और कमांड है जिसका नाम है डिफेंस सैटेलाइट कंट्रोल सिस्टम, और इसका हेडक्वार्टर है भोपाल। और ये तीनों चीजें अंदर आती है डिफेंस स्पेस एजेंसी के। यानी सारांश ये है कि DSRA गैजेट बनाएगा, सैटेलाइट बनाएगा, फिर इसके बाद DSCC यानी डिफेंस सैटेलाइट कंट्रोल सेंटर उस सैटेलाइट को मैनेज करेगा, फोटोज लेगा, और इसके बाद दीपक यानी DIPSC इस सैटेलाइट इमेज को प्रोसेस करेगा और सारी की सारी इंफॉर्मेशन अपनी आर्मी या सेनाओं को देगा। तो गाइस, ये था एक छोटा सा वीडियो, हालांकि मुझे कई सारी बातें करनी थी, पर क्योंकि वीडियो काफी बड़ा हो जाता है तो मैं इस वीडियो को यहाँ पे समाप्त करना चाहूंगा। हमने बात की कि कैसे इसरो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने आप को यानी कि हमारे देश को शक्तिशाली बनाने के लिए। आई होप वीडियो तुम्हें पसंद आएगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर कुछ और इन्फॉर्मेशन तुम शेयर करना चाहते हो या फिर तुम मुझसे एक्सपेक्ट करते हो तो कमेंट बॉक्स में न्यू वीडियो का टॉपिक तुम ड्रॉप कर सकते हो, मैं उसे जरूर पढ़ूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।